Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Assalamu alaikum friends and viewers. I hope all are fine. This is Mobushar Iqbal Chohan, Advocate High Court and Legal Lecturer. सीरीज ऑफ लीगल लेक्चर्स के अंदर हमारा आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। ये पब्लिक अवेयरनेस के ऊपर टॉपिक है और इसके ऊपर हमारे ये कुछ फरमाइश भी आई थी। ये एक रिकमेंडेड टॉपिक है पब्लिक अवेयरनेस के ऊपर, जिसके ऊपर कमेंट्स के अंदर कुछ दोस्तों ने इसको बनाने के लिए और मैसेज के ऊपर इसके ऊपर एक कंप्रीहेंसिव डिटेल लेक्चर के लिए रिक्वेस्ट की थी। तो हमारा आज का टॉपिक है इक्विटल और डिस्चार्ज। इक्विटल और डिस्चार्ज ये क्या चीज़ें हैं? दरअसल जब किसी इंसान के ऊपर कोई क्रिमिनल केस चलता है, कोई क्रिमिनल कार्रवाई होती है, तो फिर बहुत से तरीके हैं वहाँ से रिहाई के, वहाँ से निजात के, जान छुड़वाने के। उन्हीं में से दो तरीके हैं जो मोस्ट रेलिवेंट है और मोस्ट प्रैक्टिकल हैं, जिनकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है। एक इक्विटल और दूसरा डिस्चार्ज। बेसिकली अगर हम इसको थॉरली देखें ग्रेजुअली, तो बेसिकली ये दो ही तरीके हैं रिहाई के। इसके अलावा जो बाकी तरीके हैं, बेल एटसेट्रा, तो वो रिहाई नहीं होती। आप उस केस से कंसर्न हैं, कनेक्टेड हैं बस, बट कुछ टाइम के लिए आपको परमिशन मिल जाती है अपनी आज़ादाना नकलो हरकत करने की, बट इन लिमिटेड सिचुएशन। बट इन दो तरीक़ों से जो रिहाई मिलती है, इक्विटल और डिस्चार्ज, यहाँ पर कोई लिमिटेशन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। इन दोनों के अंदर फ़र्क क्या है? ये रिहाई कहाँ से मिल सकती है, कौन ये रिहाई दे सकता है, कैसे दे सकता है, किन तरीक़ों से दी जा सकती है और किन तरीक़ों से ली जा सकती है, कौन सी रिहाई जो है वो ज़्यादा एथेंटिक है और कौन सी रिहाई जो है वो इतनी एथेंटिक नहीं है, किस रिहाई के बाद दोबारा आप उस केस में तलब नहीं हो सकते और किस रिहाई के बाद आप बारहा उसी केस में, उसी सेम प्रोसीडिंग में, सेम केस के अंदर तलब हो सकते हैं, बुलवाए जा सकते हैं। इसी टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे, इक्विटल एंड डिस्चार्ज। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही फर्दर इंफॉर्मेटिव और अवेयरनेस के ऊपर तमाम लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। मज़ीद बरा मेरी वीडियोस को लाइक करना ना भूला करें, लाइक ज़रूर किया करें। आपको लगता है कि शायद ये एक छोटा सा बस आपने कैमरा ऑन करना है और रिकॉर्डिंग करनी और अपलोड कर देनी है, तो ये वीडियो बहुत से मराहल से गुजरती है, जिनके अंदर रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, ग्राफिक्स, लाइट्स, अपलोडिंग, तमाम चीज़ें और साथ में एक्सपेंस। तो बड़ी मुश्किल से और बड़ी टेक्निक से, रिसर्च, कलेक्शन ऑफ मटेरियल से ये लेक्चर बनता है, मुरतब किया जाता है, तरतीब दिया जाता है और फिर आप तक पहुँचाया जाता है, जिससे आप मुस्तफ़ीद होते हैं, आप के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। तो इसलिए लाइक ज़रूर किया करें और शेयर ज़रूर किया करें। बगैर गर्ज़ के आपके लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, ये इनिशिएटिव आपके लिए लिया था, आपकी आसानी के लिए, आपके फ़ायदे के लिए। तो आपको भी चाहिए कि इसके रिवार्ड में लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। एक व्यूज़ के ऊपर एक लाइक कुछ ज़्यादा नहीं है। वीडियो पसंद आए तो उसको अपने तमाम हल्का अहबाब के अंदर शेयर भी किया करें, ताकि और लोग ना सिर्फ मुस्तफ़ीद हो सके, मुझे और आपको अपनी दुआओं में भी याद रख सके। और इस तरह से हमारा जो हल्का अहबाब है, हमारा जो नेटवर्क है, हमारा जो हल्का अहबाब है, वो भी वसी हो सके और ज़्यादा लोगों तक एक्सेस हो सके नॉलेज की, इल्म की, और ज़्यादा लोगों तक आसानियाँ पहुँच सकें। तो मैं अपनी फ़ीस बताता चलूँ। मेरी फ़ीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट स्टेप कम से कम 10 रुपये डोनेट करने, कुछ ज़्यादा नहीं है, कुछ ज़्यादा नहीं मांगता। इस वीडियो की रिकॉर्डिंग से लेकर आप तक पहुँचने तक का जो सफ़र है वो ना सिर्फ टाइम तो अलग, टाइम की कैलकुलेशन तो बिल्कुल अलग है, वो तो एक साइड पर है, और टाइम जितना कीमती है आप सब जानते हैं। एक्सपेंस जो इसके ऊपर आते हैं हज़ारों रुपए, तब जाकर ये आप तक पहुंचती है, आप इसको देख पाते हैं। तो उसके एवज़ में सिर्फ एक डिमांड आपसे करता हूँ, सिर्फ 10 रुपये डोनेट कर दिया करें, कुछ ज़्यादा नहीं है। इवन डेट समटाइम तो ऐसा होता है कि बहुत से ऐसे दोस्त अहबाब हैं, अजीज़ो कारब हैं, जिनकी उनके जब कपड़े धुलते हैं तो वहाँ पर उनके नोट, जो उनके पैसे ख़राब हो रहे होते हैं, उनकी पॉकेट्स के अंदर भीग रहे होते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि 10 रुपये की कोई वक़्त नहीं है, कोई औकात नहीं है। इतने लेक्चर की एवज़ और मेरी फ़ीस की एवज़ बहुत छोटी सी रकम है, लेकिन अगर हम सब लोग इस लेक्चर के एवज़ अपनी एक रूटीन बना लें कि 10 रुपये डोनेट करने, तो कुछ ज़्यादा नहीं है। 10 रुपये देते हुए तो बंदे को पता भी नहीं चलता, बल्कि आजकल तो घर का बच्चा भी 10 रुपये नहीं लेता, वो भी 100 से नीचे की बात नहीं करता। और मैं तो सिर्फ आपसे अपनी वीडियो की एवज़ 10 रुपये मांग रहा हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो 10 रुपये डोनेट कर दें, मेरे फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप मेरी फ़ीस का, कम से कम 2 लोगों की आप हेल्प कर दें। हेल्प किसी को सलाम करके
किसी की हेल्प उसको सलाम करके कर दें, ये भी मेरी फ़ीस के लिए काफ़ी है। किसी को मुस्कुरा कर मिल लें, ये भी मेरी फ़ीस के लिए काफ़ी है। लेकिन ये कम से कम फ़ीस बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, जितनी आपकी इस्तात है, जितनी आपकी हैसियत है, अपनी हैसियत के मुताबिक। थर्ड स्टेप मेरी फ़ीस का मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। इक्विटल एंड डिस्चार्ज। इक्विटल क्या है, कौन इक्विट कर सकता है? डिस्चार्ज क्या है, कौन डिस्चार्ज कर सकता है? ज़्यादा अथेंटिक, ज़्यादा corroborative इक्विटल है या डिस्चार्ज है? ज़्यादा वैलिडिटी इक्विटल की है या डिस्चार्ज की है? ज़्यादा अहमियत किसकी है? और इन दोनों में से वो कौन सी रिहाई है जिसके बाद उस शख्स को सेम केस में दोबारा नहीं बुलवाया जा सकता, सेम पोजीशन पर, लाइक सेम कोर्ट या सेम थाने पर? और ऐसी कौन सी रिहाई है जहां पर सेम शख्स को सेम केस में सेम लेवल के ऊपर फिर से बुलवाया जा सकता है? ना सिर्फ फिर से बुलवाया जा सकता है बल्कि बार बार बुलवाया जा सकता है। और इसकी एग्जांपल हमारे पास एक केस भी आया, और पिछले कुछ दिनों में पिछले कुछ दिन पहले मुझे पास एक कॉल भी आई थी कि एक शख्स ने ये हमें इसके ऊपर बताया था। और एनीवे उनका हम केस डील कर रहे हैं, जिनको 12 पुलिस वाले सेम केस के अंदर बुलवा रहे हैं। तो इन दोनों रिहाई के ऊपर कंप्रीहेंसिव डिटेल डिस्कशन करूंगा, इक्विटल एंड डिस्चार्ज। सबसे पहले बात करते हैं इक्विटल के ऊपर। इक्विटल क्या है? दरअसल जब किसी भी शख्स के ऊपर एक एफआईआर लॉन्च होती है, एफआईआर किस चीज़ की लॉन्च होती है? कॉग्निजेबल ऑफेंस की। कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से होते हैं, कंप्लेंट क्या होती है, इन तमाम के ऊपर मैं डिटेल लेक्चर बना चुका हूँ सीआरपीसी की लिस्ट के अंदर, सीआरपीसी की प्ले लिस्ट के अंदर। वहाँ पर जाकर मेरे चैनल को विजिट करके आप ये तमाम लेक्चर सुन सकते हैं, देख सकते हैं, अपने नॉलेज में इजाफा कर सकते हैं। तो जब कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होता है, जब काबिले दस्त अंदाजी जुर्म होता है, सरजद होता है किसी से, तो उसकी एक एप्लीकेशन जाती है कंसर्न एसएचओ को, मुतलका जो थाना है उसके एसएचओ को, कि जी ये जुर्म हुआ है, इसकी एफआईआर दर्ज की जाए। और अगर वो एफआईआर दर्ज नहीं करता तो 22A 22B सीआरपीसी के तहत हम सेशन जज साहब के पास जाते हैं, उनसे डायरेक्शन दिलवाते हैं एसएचओ को कि इसकी कंप्लेन करे, इसकी एफआईआर दर्ज करे। और दूसरा तरीका कंप्लेंट की सूरत में है कि आप मजिस्ट्रेट साहब को कंप्लेंट देकर भी किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस या किसी ऐसे जुर्म की जो ट्रायल प्रोसीडिंग उसको स्टार्ट करवा सकते हैं। तो जब किसी शख्स के खिलाफ एफआईआर लॉन्च होती है, एफआईआर हो जाती है उस शख्स के ऊपर, उसके बाद उसका चालान होता है, उसके ऊपर फर्द जुर्म लगती है, चार्जशीट उसकी तैयार होती है, ट्रायल होता है, उसका एविडेंस आते हैं, विटनेस आते हैं, और इवेंचुअली एट द एंड, तो जब उसका ट्रायल कंक्लूड हो जाता है, किसी शख्स के ऊपर इल्ज़ाम लगा कि जी जिसने मर्डर किया है, एफआईआर हुई, उसका चालान पेश किया गया, फर्द जुर्म लगी, चार्जशीट तैयार की गई, एविडेंस आई, विटनेस आए, उनके ऊपर एग्जामिनेशन हुआ, चीफ एग्जामिनेशन हुआ, कंक्लूड आर्गूमेंटेशन हुई। उसके बाद जज साहब ने देखा कि ये शख्स जो है, इसने जो इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है उसके अंदर एविडेंस बहुत वीक हैं, पुअर हैं, कमज़ोर हैं, या कुछ और लैक ऑफ एविडेंस है, या कुछ और डाउट है, शक है, जिसकी वजह से ये शख्स इस इल्ज़ाम के ऊपर पूरा नहीं उतरता, या उसने अपनी फेवर में कोई ऐसी प्ली ले ली जिसको उसने प्रूफ कर दिया कि जी मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगा मैं तो वहाँ पर मौजूद ही नहीं था, मैं तो फलां शहर में था, फलां जगह पर था। तो सीआरपीसी सेक्शन 366, 367, 366 के तहत ऑनरेबल कोर्ट, जो ट्रायल कोर्ट है, वो जजमेंट अनाउंस करती है। जब जजमेंट अनाउंस हो जाती है और उस जजमेंट के अनाउंसमेंट के बाद उस शख्स को जब इक्वट किया जाता है, उसकी इक्वटल होती है, उसकी रिहाई मिलती है, उसको उस केस से बरी जमा किया जाता है, तो डेट इज कॉल्ड इक्वटल। और एक बार किसी कंपिटेंट कोर्ट से एक शख्स का ट्रायल हुआ और कंपिटेंट तरीके से ट्रायल हुआ, कंपिटेंट वे में ट्रायल हुआ, कंपिटेंट कोर्ट ने ट्रायल किया, कंपिटेंट वे में ट्रायल किया, और वो शख्स इक्वटल हो गया। याद रखिएगा, एक बार एक शख्स के ऊपर एक ही केस चलाया जा सकता है, सेम केस में दूसरी बार प्रोसीडिंग सेम पर्सन के ऊपर नहीं हो सकती। फिर यहां पर सेक्शन 403 डबल जेपटी का प्रिंसिपल अप्लाई हो जाता है। तो लिहाजा जज साहब ने, ऑनरेबल कोर्ट ने जजमेंट अनाउंस कर दी, और उस जजमेंट के अंदर जिस शख्स के ऊपर इल्ज़ाम लगा था उसको इक्वटल कर दिया, उसको बरी कर दिया, उसकी रिहाई होगी। अब सेम कोर्ट में सेम शख्स के खिलाफ, अब सेम कोर्ट में सेम पर्सन के अगेंस्ट सेम केस में दोबारा ट्रायल नहीं हो सकता, क्योंकि ये लिमिटेशन बार्ड है सीआरपीसी सेक्शन 403, जहां पर डबल जेपटी का प्रिंसिपल अप्लाई हो जाता है कि कंपिटेंट कोर्ट अगर किसी शख्स का ट्रायल कर दे और उसके बाद उसको इक्वटल कर दे या कन्विक्ट कर दे, तो सेम कोर्ट में या सेम लेवल की कोर्ट में दोबारा ट्रायल नहीं हो सकता, अपर कोर्ट में आप जा सकते हो। तो ये तो है इक्वटल का प्रिंसिपल। वंस अ इक्वट
इज ऑलवेज इक्वट। ये है प्रिंसिपल कि एक दफा जो शख्स एक केस से रिहा हो गया, इसका मतलब है कि सेम लेवल पर, सेम कोर्ट में वो उसकी रिहाई तमाम उम्र ताउम्र उसकी कंसिडर की जाएगी और उसको ऐसे ही देखा जाएगा जैसे कि इसने कोई जुर्म किया ही नहीं है। ये एक आम, एक इनोसेंस सिटीजन है। ये तो है इक्वटल का प्रिंसिपल। अब आते हैं डिस्चार्ज के प्रिंसिपल के ऊपर कि डिस्चार्ज का प्रिंसिपल क्या है। इक्वटल का तो आपने समझ लिया कि इसको जज साहब जो हैं वो अपनी जजमेंट के तहत, अपनी जजमेंट के जरिए अनाउंस करके इक्वट करते हैं, किसी भी शख्स की रिहाई करते हैं, उसको रिहा करते हैं, उस केस से, उस इल्ज़ाम से बरी जमा करते हैं और दोबारा से उसको सेम केस में सेम कोर्ट नहीं बुलवा सकते। अपर कोर्ट बुलवा सकती है, सेम कोर्ट नहीं बुलवा सकती। ये चीज़ मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि जो डिस्चार्ज का प्रिंसिपल है वो बिल्कुल इसके अपोजिट है। ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, हवा और पानी और आग का फ़र्क है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सेम कोर्ट के अंदर अगर एक शख्स का ट्रायल होता है और उसको इक्वट कर दिया जाता है, इक्वटल उसकी हो जाती है, रिहाई हो जाती है, तो दोबारा से सेम जुर्म में, सेम ऑफेंस में, सेम कोर्ट सेम पर्सन को नहीं बुलवा सकती। फिर इसके ऊपर बार फिर अपर कोर्ट बुलवा सकती है, हाई कोर्ट, सीनियर, जो भी जहाँ पर ट्रायल हुआ है उससे जो सुपीरियर कोर्ट होगी, लेकिन सेम कोर्ट नहीं। अब आते हैं डिस्चार्ज के प्रिंसिपल के ऊपर कि डिस्चार्ज का प्रिंसिपल क्या है। डिस्चार्ज का जो प्रिंसिपल है ये बेसिकली डील करता है पुलिस से या किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से उनके अपने कानून के मुताबिक। फॉर एग्जांपल बहुत से ऐसे लॉज हैं जहां पर पुलिस वाले किसी शख्स को अरेस्ट कर लेते हैं विदाउट वारंट। किसी शख्स के ऊपर किसी शख्स के ऊपर पुलिस वालों को शक होता है कि ये शख्स जो है ये मशकूक है, इसकी जो सरगर्मी है वो मशकूक है, ये कुछ ऐसा जुर्म करने वाला है या किसी जुर्म में ये पहले कनेक्ट था, किसी जुर्म में ये पहले इन्वॉल्व था और आप भी ऐसी सिचुएशन के अंदर फिर रहा है, तो लिहाजा माइट भी प्रोबेबल कि दोबारा से फिर कोई जुर्म करे, तो पुलिस वाले उसको अरेस्ट करते हैं। अरेस्ट दो तरह से हो सकता है, अरेस्ट विद वारंट और विदाउट वारंट। जो वेगाबॉन्ड्स हैं उनको विदाउट वारंट भी पुलिस वाले अरेस्ट कर सकते हैं और जो दूसरे स्पेशल केसेस है वहाँ पर मजिस्ट्रेट साहब की परमिशन का लेना ज़रूरी है मोस्टली केसेस के अंदर, बट कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस जहाँ पर पुलिस वाले विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं आवारागर्द को, चोर डकैत को या किसी के ऊपर शक हो जो किसी केस के अंदर इन्वॉल्व हो। तो पुलिस वाले ने किसी शख्स को अरेस्ट कर लिया। अब जब अरेस्ट किया उन्होंने अपने तौई उसकी तहकीकात की, ये इलीगल नहीं है, ये सीआरपीसी भी पुलिस को परमिशन देती है विदाउट वारंट अरेस्ट की, और पुलिस रूल के अकॉर्डिंगली भी पुलिस वाले किसी भी मशकूक शख्स को उसकी मशकूक सरगर्मियों के ऊपर उसको अरेस्ट कर सकते हैं। अब पुलिस ने एक शख्स को अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के बाद उसको थाने में लेकर आते हैं। यहां चीज़ एक मैं काबिल जिक्र बात बताते चलो, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी जजमेंट से वाज़ेह किया और पुलिस रूल के मुताबिक भी किसी भी शख्स को किसी भी मशकूक या अदर देन पुलिस स्टेशन किसी जगह के ऊपर नहीं रख सकते। 24 आवर मैक्सिमम रख सकते हैं अपने पास। अगर उन्होंने अरेस्ट भी किया तब भी, विदाउट वारंट भी अरेस्ट किया तब भी 24 आवर का प्रिंसिपल, मैं कुछ पुलिस वाले दोस्त थे, उनका एक क्वेश्चन आया था कि जी 24 आवर से क्या मुराद है कि जी आज अगर 4 बजे अरेस्ट किया है तो अगले दिन 4 बजे तक अपने पास रख सकते हैं, या इसका क्या प्रिंसिपल क्या है, इसका बेसिक इसका ऑब्जेक्ट क्या है। तो 24 आवर्स का जो प्रिंसिपल है वो ये है कि 24 घंटे के अंदर अंदर, लाइक अगर आपने आज 6 बजे शाम को एक बंदे को आपने अरेस्ट कर लिया पुलिस वालों ने, अब 6 बजे तो कोर्ट ओपन नहीं होगी, तो इट डज नॉट मीन कि आप अगले दिन भी 6 बजे तक उसको अपने पास रखें, क्योंकि 24 घंटे तो पूरे हो गए, अब फिर कोर्ट ओपन नहीं होगी, तो अगले दिन फिर उसको 24 घंटे अपने पास रख ले, तो इस तरह से कोर्ट ओपन नहीं होगी। तो 24 घंटे का जो प्रिंसिपल है वो ये है कि आपने आज 6 बजे किसी को अरेस्ट किया, अब 6 बजे कोर्ट ओपन नहीं है, तो आप अगले दिन एज सुन एज पॉसिबल अपने नियरेस्ट मजिस्ट्रेट साहब के पास, मैं बारहा ये लेक्चर्स के अंदर बता चुका हूं कि नियरेस्ट मजिस्ट्रेट इसलिए लॉ के अंदर वर्ड यूज किया गया कि उन्होंने कंसर्न मजिस्ट्रेट नहीं लिखा। हो सकता है आपका कंसर्न मजिस्ट्रेट दूर हो, आए ना या अवेलेबल ना हो, तो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट जो आपके पास होगा वहां पर आप उस शख्स को, उस मुलजम को जिसको शक की बिना पर आपने पकड़ा, उसको पेश करेंगे। अदरवाइज अगर आप एक शख्स को, पुलिस वाले एक शख्स को पकड़ते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं विदाउट वारंट या उसको अपनी हिरासत में ले लेते हैं, उसे पूछगछ करते हैं, पुलिस वालों को खातर ख्वाह एविडेंस नहीं मिलती या उनको जो शक था वो शक उनका सही साबित नहीं होता, उनको लगता है कि हमारा जो शक था ये सही नहीं था, इस शख्स को हमने वैसे पकड़ लिया, पूछगछ उन्होंने उससे की, पूछगछ करने के बाद पुलिस वाले भी उस सस्पेक्ट जो अक्यूज है, सस्पेक्ट जो वो जो मशकूक शख्स है जिसको उन्होंने अरेस्ट किया था उसको रिलीज कर सकते हैं, उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो ये भी एक रिहाई की सूरत है, डिस्चार्ज की रिहाई की। रिहाई कैसे, मतलब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से। अब जो इक्वटल हुआ था और जो ये डिस्चार्ज होता है जिसको पुलिस वाले रिलीज करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं, किसी भी शख्स को पकड़ते हैं, उससे पूछताछ करते हैं शक की बिना के ऊपर, लेकिन उनको लगे कि नहीं ये जो हमने इसके ऊपर शक किया था ये उस तरह से नहीं निकला या इसकी जो सरगर्मी है वो ठीक है, किसी ऐसी मशकूक या मुजरमाना सरगर्मी के अंदर ये शख्स मुलव्वस नहीं है, तो पुलिस वाले उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। डिस्चार्ज करने का तरीकाकार 2 तरह से हैं।
एक पुलिस वाले वैसे ही उसको छोड़ देते हैं कि ठीक है जी अब, और दूसरा डिस्चार्ज करने का तरीकेकार है पुलिस वाले सीआरपीसी सेक्शन 63 के तहत उसे बेल बाउंड या कोई सिक्योरिटी लेकर या मजिस्ट्रेट साहब की परमिशन के बाद भी उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। तो बेल बाउंड या सिक्योरिटी ये मोस्टली ऐसे लोगों से ले लिया जाता है ताकि बाद में जब इनको बुलवाया जाए तो ये आते रहें। उसके अलावा डिस्चार्ज के जो और सेक्शंस डील करते हैं सीआरपीसी के अंदर वो है 169 सीआरपीसी जो है वो कुछ यूं कहता है, रिलीज ऑन अक्यूज व्हेन एविडेंस इज डेफिशिएंट। जब एविडेंस नाकाफी हो, एविडेंस पूरी नहीं, एविडेंस उसके खिलाफ नहीं जा रही, उसकी फेवर में जा रही, तो पुलिस वाले भी किसी भी सस्पेक्ट मुलजम को, अक्यूज को रिलीज कर सकते हैं। If upon an investigation under this chapter it appear to the officer in charge of police station or to the police officer making the investigation and there is not sufficient evidence or reasonable ground to suspicious to justify the following the accused of magistrate, such office shall be, if such person is in custody, release him on his executing a bond with or without surety। तो पुलिस वालों को जब उसे पुलिस वाले जब उसे इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उससे इंटरोगेट करते हैं, तो पुलिस वालों को लगे कि नहीं ये सबूत जो हमें इससे मिले नाकाफ़ी हैं, ये इस जुर्म में मुलव्वस नहीं या नहीं हो सकता, या उनको अपने ताईं ये कंफर्म हो कि ये बंदा इस तरह का नहीं जिस तरह का समझ कर हमने इसको अरेस्ट किया था, इसको पकड़ा था, इसको हिरासत में लिया था, तो पुलिस वाले बाउंड लेकर भी, श्योरिटी बाउंड लेकर भी और लिए बगैर भी उस शख्स को रिलीज़ कर सकते हैं, उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। लेकिन पुलिस वाले जिस शख्स को डिस्चार्ज करेंगे, जिस शख्स को पुलिस वाले छोड़ते हैं, रिहाई देते हैं, इट डज नॉट मीन कि दोबारा उस केस में उसको कभी नहीं बुलवाया जा सकता। इक्वटल और डिस्चार्ज के अंदर यही फर्क है कि इक्वटल के अंदर जो शख्स एक दफ़ा बरी हो गया तो बरी, डिस्चार्ज के अंदर जो शख्स एक दफ़ा बरी होता है या जिसको रिहाई मिलती है उसको बारहा केस में बुलवाया जा सकता है। जब पुलिस वालों को जरूरत पड़ेगी वो उसको फिर से तलब कर लेंगे, वो उसको फिर से जेल में बुलवा लेंगे या उस केस के अंदर बुलवा लेंगे। तो उस फाइल को अगर मजीद एविडेंस मिले ही ना तो उस फाइल को दाखिले दफ्तर कर दिया जाता है, अंडर प्रोसेस, मतलब कि वो फाइल अंडर प्रोसेस लिखकर दाखिले दफ्तर कर दिया जाता है कि जब उसके खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस आती है उस केस के अंदर, उस केस की फेवर में, तो दोबारा से फिर उस फाइल को ओपन कर लिया जाता है। तो जितने भी सस्पेक्ट मुलजम हैं, जितने भी मशकूक लोग हैं, उनको फिर से तलब करना शुरू कर दिया जाता है। तो डिस्चार्ज एक तो पुलिस वाले 169 के तहत करते हैं और एक डिस्चार्ज मजिस्ट्रेट साहब भी कर सकते हैं। किसी भी कंप्लेंट या एफआईआर के ऊपर मजिस्ट्रेट साहब भी डिस्चार्ज कर सकते हैं। ऑनरेबल कोर्ट भी डिस्चार्ज कर सकती है 249 सब सेक्शन ए के तहत। ऑनरेबल कोर्ट जो है, मजिस्ट्रेट साहब जो हैं, जो हमारी कोर्ट ऑफ लॉ है, ये भी किसी मशकूक मुलजम को, किसी फ़र्द को डिस्चार्ज कर सकती है। 249A क्या कहता है इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अ पावर ऑफ मजिस्ट्रेट 249A, अ पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू इक्विट अक्यूज एट एनी स्टेज। Nothing in this chapter shall be deemed to prevent a magistrate from acquitting accused at any stage of the case after hearing the prosecutor and the accused and for reason to be recorded. He considered that the charge is groundless. There is no probability of the accused being convicted of any offence. मजिस्ट्रेट साहब को जब लगे कि चार्ज के अंदर जो ग्राउंड्स हैं, जो एविडेंस हैं, जो विटनेस हैं, वो बेसलेस हैं, उनकी वर्थ ही नहीं है, उनकी वैलिडिटी नहीं, तो मजिस्ट्रेट साहब भी किसी भी अक्यूज़ को डिस्चार्ज कर सकते हैं किसी भी स्टेज के ऊपर। तो इसके लिए पूरी जजमेंट का तरीका अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। अगर वो देखा कि इनिशियल स्टेज के ऊपर चार्ज को ही देखे कि चार्ज ही बेसलेस है या किसी मेलाफाइडी के ऊपर मबनी है, बदनीति के ऊपर मबनी है, पुलिस वालों की या किसी भी और शख्स की, तो वहाँ पर मजिस्ट्रेट साहब 249A CRPC के तहत, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत उस शख्स को डिस्चार्ज कर सकते हैं। बट फिर भी जो डिस्चार्ज होगा जिसको मजिस्ट्रेट साहब ने भी किया उसको भी दोबारा से इस केस में तलब किया जा सकता है जब फर्दर मजीद एविडेंस आ जाएगी या मजीद विटनेस आ जाएगा इस केस के अंदर। बट जिसको कंप्रीहेंसिव और थॉरली वे के अंदर ट्रायल के जरिए इक्वटल किया जाएगा उसको सेम कोर्ट के अंदर नहीं बुलवाया जा सकता। जिसको डिस्चार्ज किया जाएगा चाहे मजिस्ट्रेट साहब करें या पुलिस वाले करें, उसको बारहा ऐसे ही केस के अंदर बुलवाया जा सकता है जब तक कि इसके ऊपर कोई फ्रेश ग्राउंड नहीं आ जाती या कोई फ्रेश एविडेंस या फर्दर एविडेंस या कॉरोबोरेटिव एविडेंस नहीं आ जाती। तो ये तो था हमारा टॉपिक आज का, डिस्चार्ज एंड इक्वटल। इक्वटल कितना कंप्रीहेंसिव और कॉरोबोरेटिव है और डिस्चार्ज कितना कंप्रीहेंसिव और कॉरोबोरेटिव है। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ होगा। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूला करें अपने तमाम सोशल नेटवर्क्स के अंदर, अपने हल्के अहबाब में, दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, अपने फेसबुक ग्रुप्स और पेजेस के अंदर। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।